और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा कांग्रेस सांसद के ठिकानों से करोड़ों रुपए कैश मिलने की भी है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर पड़ी आईटी रेड में करोड़ों रुपए कैश मिलने की चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस सांसद के झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की टीम ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश जब्त किया है और अभी गिनती पूरी होने में और वक्त लग सकता है। आयकर विभाग की टीम ने अलमारियों में मिले नोटों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कराया है। आयकर विभाग के अनुसार ये देश में कानूनी तरीके से जब्त की जाने वाली सबसे बड़ी नकदी होने का अनुमान है। प्यार के कई किस्से सुने होंगे आपने, लेकिन शायद ये न सुना हो। जम्मू में एक शख्स अपना घर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है क्योंकि इस घर से उनकी पत्नी की यादें जुड़ी हैं। दरअसल घर के सामने 4 लेन सड़क पर काम चल रहा है और इसके लिए उनके घर को तोड़ना पड़ता, लेकिन कोरोना काल में दुनिया छोड़ गई पत्नी की यादों को सहेजने के लिए शख्स ने अपना 4 मंजिला घर दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला किया। यूपी के कानपुर में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पर बंदरों के कब्जा करने की चर्चा है। आलम यह है कि पुलिस कमिश्नर के यहाँ शिकायत करने वाले पीड़ित भी बंदरों से बचने की कोशिश में दफ्तर के अंदर तक नहीं जा पा रहे हैं। पुलिस वाले बंदरों को हटाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वे अपनी धमाचौकड़ी से उनके पसीने छुड़ा देते हैं। बंदरों से हो रही मुश्किल से निपटने के लिए अब फिर से लंगूर के कटआउट लगाने का फैसला लिया गया है। पहले कटआउट लगे होने से बंदरों की आवाजाही कम हुई थी, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया, जिसके बाद फिर से बंदर दफ्तर में उत्पात मचाने लगे। बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर एक ऐसी दवा से जुड़ी है जिसका लगभग हर घर में इस्तेमाल होता है। शायद ही कोई महिला होगी जिसने पेन किलर मेफ्टिल स्पास का इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन दर्द से निपटने में असरदार मेफ्टिल स्पास के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सरकार ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है, इसलिए आपका समझना जरूरी है कि मेफ्टिल स्पास का इस्तेमाल करना है या नहीं, और अगर करना है तो कितना करना है। दवा खाते वक्त क्या सावधानी बरतनी है, इसलिए मेफ्टिल स्पास के इस्तेमाल पर हॉर्न बजाना जरूरी है। मेफ्टिल स्पास, इस दवा से ज्यादातर लोग वाकिफ हैं क्योंकि पेन किलर के तौर पर यह दवा लगभग हर घर में इस्तेमाल की जाती रही है। खासकर इसकी पहचान लड़कियों में पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द को दूर करने वाली दवा के रूप में है। लेकिन अब सरकार ने एक चेतावनी जारी करते हुए मेफ्टिल स्पास के साइड इफेक्ट को लेकर चेताया है। मेफ्टिल स्पास बहुत ही पॉपुलर एंटी इंफ्लेमेटरी नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन है। ये पेन किलर है जो कि बहुत सारी महिलाएं लेती हैं अपने पीरियड्स के दौरान पेन से रिलीफ करवाने के लिए, और ये बहुत ही इजीली ओवर द काउंटर अवेलेबल हो जाता है। कई बार केमिस्ट आपको ये पकड़ा देते हैं, लेकिन अभी सरकार का कहना है, गवर्नमेंट का और हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कहना है कि इसके साथ कई सारे साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, जैसे कि स्टमक में ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स यानी कि आपके स्टमक में प्रॉब्लम्स होने की चांसेस है, अल्सर्स भी देखा गया है, और ड्रेस सिंड्रोम जो कि रैश है वो भी कई सारे कंज्यूमर्स में देखे गए हैं। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी इशू किया है और ये कहा है कि इसको कंज्यूम करने के पहले बहुत ही ध्यान दें और अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। यानी जिस दवा का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है, जिसे बगैर प्रिस्क्रिप्शन दवा की दुकान से खरीदा जाता है और डॉक्टर की सलाह लिए बगैर अपनी मर्जी से खाया भी जाता है, वो मेफ्टिल स्पास कई तरह की समस्याओं की वजह बन सकता है। सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, धड़ल्ले से होने वाले इसके इस्तेमाल के खतरों से आगाह कर दिया है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सरकार ने 30 नवंबर को जारी अपने अलर्ट में मेफ्टिल स्पास को लेकर क्या कहा है। इसके मुताबिक मेफ्टिल में मौजूद मेफेनेमिक एसिड खतरनाक साइड इफेक्ट्स का कारण बन सकता है। मेफ्टिल के इस्तेमाल से इओसिनोफिलिया और सिस्टमेटिक सिम्पटम सिंड्रोम यानी ड्रेस हो सकता है।
अलर्ट में डॉक्टर्स मरीजों को सलाह दी गई है कि वो मेफ्टिल स्पस के इस्तेमाल से जुड़े साइड इफेक्ट्स की संभावना पर बारीकी से नजर रखें और आईपीसी को सूचित करें। लेकिन इस चेतावनी का ये मतलब नहीं कि मेफ्टिल स्पस का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि साइड इफेक्ट्स किसी भी दवा का हो सकता है, लेकिन इस्तेमाल में सावधानी बरतना जरूरी है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम मेफ्टिल स्पास यूज नहीं कर सकते। हमें सिर्फ पेशेंट को इस बारे में काउंसिल करना है कि यदि दवा यूज करने के बाद आपको स्किन पे कोई रैश आए, कोई एलर्जी आए, सांस लेने में दिक्कत हो या कोई और परेशानी हो, तो तुरंत अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर को संपर्क करें और आगे दवाई यूज ना करें। हर दवाई का साइड इफेक्ट हो सकता है, एडवर्स रिएक्शन हो सकता है, और इसी तरह इसके लिए भी कॉशन रखनी होगी और ध्यान रखना होगा। बस इतना सा केयर करेंगे तो भी काफी है। यूज करना, दवाई को बंद करना मैंडेटरी नहीं है। बस इस कंडीशन के बारे में पेशेंट को जब प्रिस्क्राइब करे अच्छी तरह एक्सप्लेन करना जरूरी है। मेफेनेमिक एसिड से बनी दर्द निवारक दवा मेफ्टिल स्पास पीरियड्स के दर्द के अलावा गठिया, हड्डियों की बीमारी, सूजन, बुखार और दांत दर्द के इलाज के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन दवाओं के मानक पर नजर रखने वाली हेल्थ मिनिस्ट्री की शाखा आईपीसी ने पाया है कि इसके इस्तेमाल से ड्रेस सिंड्रोम हो सकता है, जो कुछ दवाओं के कारण होने वाला एक गंभीर एलर्जी रिएक्शन है। इसकी वजह से त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते हो सकते हैं, बुखार आता है और लिम्फ नोड्स सूज जाते हैं। चेहरे पर भी सूजन हो सकती है। ऐसा दवा लेने के 2 से 8 हफ्ते के बीच हो सकता है। इसलिए मेफ्टिल स्पस या किसी भी दवा को ओवर द काउंटर यानी सीधे दुकान से लेकर अपनी मर्जी से खाना ठीक नहीं। डॉक्टर की राय है कि जरूरत पड़ने पर मेफ्टिल स्पस खाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद ही ड्यूरेशन तय करें या उसे आगे जारी रखें। जो मरीज होते हैं या जो लोग हैं उनको इनके इंडिकेशंस नहीं पता है, एंड लोग इन्हीं दवाइयों को अलग अवस्था, जिस अवस्था में इंडिकेटेड नहीं है उसमें ले रहे हैं। जो ये डोजेज नहीं लेना चाहिए उस डोजेज में ले रहे हैं, लगातार लेते जा रहे हैं। ड्यूरेशन जो कि अगर 1 या 2 दिन की दवाई है उसको लोग 7-10 दिन ले रहे हैं। तो ये करने से इसके मेजर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। जैसे कई बार लोगों को देखा गया स्टमक से ब्लीडिंग होगी, जैसे पेन किलर यूज किया स्टमक से ब्लीडिंग हो गया। कई बार मेन ऑर्गन डैमेजेस हो रहे हैं, जैसे कि लिवर, किडनी पर असर पड़ रहा है। तो अगर ये गवर्नमेंट ने आपकी सहायता करने के लिए किया है, इसको अंडर रेगुलेशन, अंडर गाइडेंस इसको यूज करिए। मेफ्टिल स्पस या ऐसी किसी भी दवा के मामले में जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन दुकान पर मिल जाती है, सतर्क रहना जरूरी है। ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होता, पर अपनी मर्जी से और धड़ल्ले से इनका इस्तेमाल करने पर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए खुद भी सावधान रहें और दूसरों के लिए भी हॉर्न बजाएं। स्नेहा मोरदानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आ गए धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शुक्रवार को कारोबार के अंत में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 304 अंक चढ़ा और 69,826 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 68 अंक के इजाफे के साथ 20,969 पर बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार शुक्रवार को सराफा बाजार में सोना 100 रुपए बढ़कर प्रति 10 ग्राम 63,050 रुपए हुआ। इससे पहले कारोबार में सोने के दाम प्रति 10 ग्राम 62,950 रुपए थे। वहीं चांदी के भाव 200 रुपए लुढ़के, जिसके बाद 1 किलो चांदी की कीमत 77,100 रुपए हुई। आरबीआई ने 2023-24 के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.5 से 7% किया। बैंकों और कॉरपोरेट के मजबूत संतुलन से प्राइवेट सेक्टर का निवेश बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद देश की इकोनॉमी मजबूत बने होने का आरबीआई गवर्नर ने दावा करते हुए कहा कि इस वक्त देश की आर्थिक बुनियाद दमदार है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। केंद्रीय बैंक ने इससे पहले अंतिम बार फरवरी के महीने में रेपो रेट को बढ़ाकर 6.5% किया था। इस फैसले से लोन की ईएमआई न तो बढ़ेगी और न ही इसमें कमी आएगी।
इस मौद्रिक नीति से हाउसिंग सेक्टर में खुशी की लहर है। माना जा रहा है कि इससे आर्थिक मोर्चे पर स्थिरता बरकरार रहेगी। हालांकि शक्तिकांत दास ने कहा कि कर्ज बढ़ने, कई देशों के बीच तनाव और अत्यंत खराब मौसम की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी अभी भी बहुत नाजुक बनी हुई है। खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पैसे लेकर एक कारोबारी को पासवर्ड देने के मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता चली गई। संसद से लॉग आउट होने के बाद भड़की महुआ ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है, तो बीजेपी ने भी प्रहार किया है। महाभारत से लेकर रामायण तक का जिक्र हो गया। बहरहाल महुआ के लिए अच्छी बात यह रही है कि उनके समर्थन में ममता बनर्जी भी दिखी और सोनिया गांधी भी। अब संकेत है कि महुआ को इंडिया गठबंधन मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगो. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. श्रीमती महुआ मोइत्रा, MP for the direct involvement in cash or query in parliament. आदत आ गई है, अब देखेंगे। अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं कि हमारा बिल है, और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang Mahua herself should be allowed to speak, and I think it's fair because she is most affected, and she should stand up and fight for herself. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। संसद की सदस्यता गई तो महुआ खूब गरजी। एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर सवाल उठाया, सदन के फैसले को निराधार बताया। अंदेशा था कि पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में सख्त कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए पहले ही खुद को द्रौपदी बताते हुए महाभारत की चेतावनी दे चुकी थी। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে কভু নত নাহি করো শির, ভয় কাঁপে কাপুরুষ লড়ে যায় বীর। तो जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। इस महाभारत में श्री कृष्ण तो इस तरफ है, और दूसरा जो विषय है कि महाभारत जहाँ तक मुझे पता है द्रौपदी के लिए हुआ था, शूर्पणखा के लिए कभी महाभारत नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर सीट से टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर 2 संगीन आरोप लगे थे। पहला तो ये कि संसद सदस्य के तौर पर उनकी ओर से जो सवाल पूछे गए वो असल में कारोबारी दर्शन हीरानंदानी ने पूछे थे। आरोप ये भी कि महुआ ने इसके लिए संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड उन्हें दिए। उसने तो स्वयं उन्होंने स्वीकारा है, मुझे ऐसे ब्रांड का स्कार्फ मिला है, ऐसे ब्रांड का लिपस्टिक मिला है, इन्होंने तो इनकार नहीं किया है। And she has travelled more than 36 times to various other places. आनंदानी ने स्वीकार कर दिया है कि ये तो इनका पूरा जर्नी तो मैंने स्पॉन्सर किया हूँ। इसके बावजूद भी पश्चाताप व्यक्त करने से बजाय तो ये चैलेंज करते ही क्या है। The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. महुआ के मामले में संसद की एथिक्स कमेटी के पास बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शिकायत की थी। जब कमेटी ने महुआ को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया तो वो थोड़ी देर में ही नाराज होकर निकल गई। सबूतों के आधार पर एथिक्स कमेटी ने सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की और शुक्रवार को लोकसभा की करीब आधे घंटे की बहस के बाद प्रस्ताव मंजूर हो गया, लेकिन विपक्ष उखड़ गया। ममता बनर्जी तो हमलावर है ही। इस मुद्दे पर टीएमसी को घेरने वाले अधीर रंजन चौधरी को भी ये फैसला नागवार गुजरा। And how they betray the democracy, how they betray the democratic rights, how they betray even the self-defense of the victims. They didn't allow Mahua to take her own stand to explain her situation without taking any justice. You have done full injustice. तानाशाही स्वरूप अपनाते हुए आज ये एक क्रूर नजीर पेश होने जा रहे हैं। नया संसद की सबसे बड़ा कलंक दिन आज से ही शुरू होने वाला है।
विपक्ष महुआ के साथ खड़ा है और लोकसभा चुनाव भी करीब हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि संसद सदस्यता रद्द किए जाने को मुद्दा बनाने की कोशिश होगी। अपनी तरफ से बीजेपी भी इसे टीएमसी के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सौभाग्य से ये महुआ को मजबूत ही करेगा। इस मामले में इंडिया गठबंधन का एक साथ खड़ा होना एक और अच्छा संकेत है। आज एथिक्स कमेटी ने पूरा उनके बात सुना था, बहुत बार उनका बात भी सुना। वो लोग जो डिसाइड करके रिपोर्ट दिया उसका परीक्षा में सभा ने ये डिसीजन लिया और हम लोग चाहते हैं कि देश का सुरक्षा को विषय को लेके कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। हम पूरा ये जो डिसीजन हुआ है सभा में हम लोग पूरा सपोर्ट देते हैं। महुआ दावा कर रही हैं कि इस मुद्दे पर वो लड़ाई जारी रखेंगी, पर 24 के चुनाव तक इस मुद्दे को प्रासंगिक बनाए रखने की बड़ी चुनौती विपक्ष के कंधों पर ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति बार का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। कानपुर के सरकारी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में हार्ट के मरीजों के इलाज के दौरान उन्हें पढ़ने के लिए रामायण, गीता और कुरान दी जा रही है। दावा है कि ऑपरेशन से पहले मरीजों को ये देने से काफी फायदेमंद साबित रहा है। ये तस्वीरें हैं कानपुर के एक सरकारी अस्पताल की, जहां हार्ट के पेशेंट गीता, रामायण और कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। आमतौर पर अस्पतालों में ये नजारा देखने को नहीं मिलता, लेकिन कानपुर के इस हार्ट इंस्टीट्यूट में इसे प्रयोग के तौर पर आजमाया गया है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल्स में से एक कानपुर के कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में डॉक्टरों द्वारा एक अलग प्रयोग किया गया है। यहाँ पे पेशेंट्स को ठीक करने के लिए धर्म और अध्यात्म का सहारा लिया जा रहा है। आपको बताते हैं, यहाँ पेशेंट्स को सर्जरी के ठीक पहले रामायण, सुंदरकांड और गीता की किताबें बांटी जा रही हैं, ताकि ऑपरेशन के पहले उन्हें मानसिक संतुलन उनका ठीक रहे, उन्हें थोड़ी शांति मिले। हालांकि यहाँ पहले भी मरीजों के मन को शांत रखने के लिए कई प्रयोग किए गए। अखबार, मैगजीन देकर मरीजों के मन को बहलाने की कोशिश हुई, पर यह कवायद कारगर नहीं रही और फिर आया ये अनोखा आइडिया कि जो मरीज आते हैं उनका मेंटल लेवल अगर हम स्टेबल रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उनकी रिकवरी में आसानी होगी। उसी को सोचते हम लोग पहले भी प्रयास करते थे, पहले न्यूज़पेपर्स वगैरह या कोई ऐसी बुक या जो भी कार्य से वो संबंधित थे, हम कहते थे कि आप अपने कार्य में व्यस्त रहें, लेकिन वो इतना प्रभावकारी नहीं रहा। पेपर्स लगभग आधे घंटे में, 1 घंटे में ख़त्म हो जाता था। फिर पेशेंट बैठा हुआ है तो आमने सामने के मरीजों को देखता था, कुछ गंभीर होते थे, कुछ कम गंभीर होते थे। तो मरीज आते थे, साहब वो सामने वाले पेशेंट के साथ ऐसा हुआ, वो उनको ये दिक्कत हो रही, तो मन में एक चिंता रहती थी उनके। और अब यहाँ के डॉक्टर्स इसका प्रभाव भी देख रहे हैं। इनका कहना है कि उनके इस प्रयोग से मरीजों के पल्स रेट और बीपी नॉर्मल रहते हैं। ऐसी दवाइयों की भी अब कम जरूरत पड़ती है जो ऑपरेशन के पहले बीपी और पल्स रेट नॉर्मल करने के लिए दी जाती थी। अस्पताल में आने वाले मरीज भी मानते हैं कि ये प्रयोग कारगर है और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने से बीमारी को लेकर घबराहट कम हो जाती है। पहले सर लगता था कि क्या होगा ऑपरेशन होने के समय में, मगर इसको पढ़ने के बाद लग रहा था कि नहीं भाई जो भी होगा अच्छा ही होगा। तसल्ली आपको मिली। ऐसा कौन सा आपको इसमें से श्लोक बोले या कौन सी ऐसी बात कहें जो जैसे तुम्हारा क्या तुम पैदा किए थे जो नाश हो गया, क्या तुमने पाया यहाँ पाया जो खो गया। कुरान की आयतें पढ़ते रहते हैं। कुरान की आयतें पढ़ते हैं यहाँ पे, तो आपको लगता है कि कुछ फायदा मिल रहा है इससे? क्या फायदा मिलता है ना, मनोबल बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है। और क्या फर्क पहले और अभी में आपको महसूस होता है? फर्क क्या, सब अच्छा दिखता है और क्या अच्छा दिखता है, तसल्ली मिलती है, सुकून मिल जाता, थोड़ा राहत मिलती है, आराम मिलता है। सब डर था वो सब निकल गया सर। घबराते थे पहले क्या होगा क्या नहीं होगा। इसको पढ़ने के बाद आप घबरा नहीं सर? अब बहुत आराम मिलता हमको। सर्जरी के दौरान डर नहीं लगा आपको और ठीक रही सर्जरी? हाँ सही, दिल पहले घबराता था, फिर जब हो गया तो कुछ नहीं। कानपुर अस्पताल की इस पहल की खबर अब देश के दूसरे अस्पतालों तक भी पहुंच रही है और वो भी इसे अपना रहे हैं। ये थे डॉक्टर जिनका ये इनिशिएटिव है और कहना है कि एक्सपेरिमेंट शुरू तो किया था ऐसे ही, बट पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं और साइंटिफिकली भी मिल रहे हैं और आगे भी इसको लेके जाएंगे और एक नेक्स्ट लेवल पर, चाहे वो स्टडी करनी हो चाहे बाकी जगह अडॉप्शन हो, वो किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर, गुड न्यूज टुडे।
प्रधानमंत्री मोदी ने देवभूमि से की वेड इन इंडिया मूवमेंट चलाने की अपील। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पीएम मोदी ने देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके जरिए सरकार की कोशिश है कि भारत के नेचर और हेरिटेज दोनों से ही दुनिया का परिचय कराया जाए और इस अभियान में उत्तराखंड टूरिज्म का एक मजबूत ब्रांड बनकर उभरने वाला है। उन्होंने उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने पर भी जोर दिया और युवाओं को वेड इन इंडिया मूवमेंट चलाने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जब जोड़ियां भगवान बनाते हैं तो देश के अमीर लोग विदेशों में जाकर क्यों शादी करते हैं, यहाँ शादी समारोह करेंगे तो यहाँ विकास होगा। जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। किशोर उम्र की लड़कियों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के उस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई जिसमें लड़कियों को यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की नसीहत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत की ऐसी टिप्पणियां आपत्तिजनक और अनुचित है। ये पूरी तरह से संविधान के तहत किशोरों के अधिकारों का उल्लंघन है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि किशोरियों को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और 2 मिनट के सुख के लिए खुद को समर्पित नहीं करना चाहिए। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि न्यायाधीशों का काम उपदेश देना नहीं है। जेडपीएम यानी जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने उनके साथ 11 अन्य लोगों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद उन्होंने अगले 100 दिनों में लागू होने वाली अपनी नई सरकार के 12 प्राथमिकता कार्यक्रमों की घोषणा की। लाल दुहोमा ने कहा कि उनकी सरकार किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। बिहार के कैमूर में अब शादी से पहले आयोजकों को एक घोषणा पत्र देना होगा जिसमें हर्ष फायरिंग नहीं करने का वादा होगा। कैमूर पुलिस ने शादी सीजन में हर्ष फायरिंग की घटनाओं को रोकने के लिए ये कदम उठाया है। इसके तहत विवाह स्थलों पर आयोजकों को लिखित में एक घोषणा पत्र देना होगा जिसमें लिखना होगा कि विवाह के आयोजन में किसी भी प्रकार की हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी। अगर होती है तो इसकी जानकारी थाने को तुरंत देनी होगी, अन्यथा मामला सामने आने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। आदित्य L1 मिशन के सूट पेलोड ने सूर्य की तस्वीरें कैद की। इसरो ने ये जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है। इसरो ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से कुछ तस्वीरें पोस्ट की है जिनमें सूर्य के एक्टिव और इनएक्टिव हिस्से नजर आ रहे हैं। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू की गई एक अनूठी पहल की। डीयू ने ऐसे छात्रों के दाखिले के लिए खास व्यवस्था की है जिनके माता पिता नहीं हैं। यूनिवर्सिटी में इस साल से अनाथ छात्रों की मुफ्त पढ़ाई लिखाई के लिए हर विभाग और कोर्स में सीटें रिजर्व की गई हैं। इन छात्र छात्राओं के चेहरों पर आत्मविश्वास की झलक है। इनके दिलों में कुछ शानदार कर गुजरने और जिंदगी में सफलता हासिल करने की तमन्ना है और अब इन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि इन्हें पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया है। दरअसल ये वो बच्चे हैं जो किसी वजह से अपने माता पिता को खो चुके हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाई का बेहतरीन मौका मिले, इसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने खास पहल की है और इस सेशन से इन्हें दाखिला देने के लिए खास तौर से ऑर्फन कोटा शुरू किया गया है। हम लोग आगे बढ़ पाए हैं क्योंकि हमारे पास सपोर्ट थी हमारी फैमिलीज की, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हो सकता है उनके लिए ये बेनिफिशियल हो, हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, बट उन लोगों को ये देखकर और हम जैसे बच्चों को देखकर इंस्पिरेशन मिलेगी। इस साल डीयू के विभिन्न कोर्सेज में 101 छात्र छात्राओं को ऑर्फन कोटे के तहत दाखिला मिला है। इसमें से 3 छात्रों ने बीटेक, 79 ने अंडर ग्रेजुएट और 17 ने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लिया है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी की लगातार कोशिश भी है कि धीरे धीरे आने वाले वक्त में इस एकेडमिक कोटा का और विस्तार किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इसके तहत एडमिशन हो और तमाम वो बच्चे जो किसी दुर्घटना में या किसी हादसे की वजह से अपने माता पिता को खो चुके हैं, उनके सिर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का छाया जरूर हो। इस कोटे के तहत हर कोर्स में एक मेल और एक फीमेल कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व रखी गई है। डीयू में दाखिले के लिए CUET एग्जाम देना तो अनिवार्य है, लेकिन जिन छात्र छात्राओं के सिर से माता पिता का साया उठ चुका है, उनका इस कोटे के जरिए दाखिला तय माना जा सकता है। पेरेंट्स नहीं रहते तो बहुत कुछ नहीं रहता, उसके इमोशंस नहीं रहते, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं रहती, और जितनी सपोर्ट सिस्टम है आपका कमजोर हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जो इस तरीके से आगे बढ़े हैं, एक जिम्मेदार विश्वविद्यालय होने के नाते हमने सोचा हमें इसमें उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई शक्ति का इंस्ट्रूमेंट बना नहीं है। खास बात यह है कि ऑर्फन कोटे के तहत एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं को फीस भी नहीं देनी होगी। साथ ही जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं, उनके लिए हॉस्टल भी फ्री होगा। आने वाले समय में ऐसे छात्रों को अलग अलग स्कीम के तहत कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्तर पर आर्थिक मदद भी मिलेगी, ताकि पैसों की तंगी से पढ़ाई न रुक सके। नीतू झा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। डीयू में अनाथ छात्रों के लिए शुरू की गई पहल पर हमारी सहयोगी नीतू झा ने कुछ छात्रों से बात की और उनकी राय जानी। I think it's a very big step. It's a very huge step taken by the University of Delhi, and as a student of University of Delhi, I feel proud that हमारी university ऐसा पहला किया है, ऐसे like giving the space for inclusion and like security for our community. I will say community because we as a orphan student as a community. एक्चुअली मैं जब 7 साल की थी तब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, और जब मैं 12 साल की थी तब मेरे पापा की हुई थी। बट मैं अपनी बुआ जी के साथ रहती हूँ, तो दे आर लाइक टू मच ग्रेट फैमिली, तो उनके पास सब कुछ अवेलेबल था, तो मेरे को एडमिशन में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तमाम वो लोग जो अभी इसको देख भी रहे हैं, जो अगले एकेडमिक सेशन में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, कैसे हुआ है एडमिशन? फर्स्टली मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई, उसके बाद उसमें ऑप्शन आता है कि आपको ऑर्फन हो या नो, तो उसमें ऑर्फन पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, जस्ट लाइक आपको डेथ सर्टिफिकेट अपने पेरेंट्स को दोनों को लगाना पड़ेगा, और देन इतना ही है, बस इतना ही है। और क्या जो आप लोगों ने एंट्रेंस दिया था CUET का, वो देना ही पड़ता है? यस सर, कंपल्सरी है। बिल्कुल, यानी जो एडमिशन का प्रोसेस होगा वो वैसा ही होगा जैसे CUET तमाम बच्चे दे रहे हैं, बस आपको पेरेंट्स वाले ऑप्शन में ऑर्फन पर क्लिक करना। बट इसमें ये है कि आपको फर्स्ट और सेकंड अलॉटमेंट में नहीं मिलेगा, बट थर्ड अलॉटमेंट में मिलेगा जाकर। अच्छा, एडमिशन का प्रोसेस कैसा है? इसका थर्ड राउंड में अलॉटमेंट होता है, जैसे कि सुपरमेरी कोटा होता है, जैसे कि SC ST होगा तो उनका पहले होता है, जो ये इनका जो कोटा होता है वो थर्ड राउंड में होता है इनका अलॉटमेंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस कोटा के लेकर मतलब विषय में बात की, और यहाँ उन बच्चों को मौका मिला जो फाइनेंशियली पढ़ नहीं सकते, जिनके पेरेंट्स नहीं है, तो उनको पढ़ने का यहाँ मौका मिला। बिल्कुल, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लगातार कोशिश भी है कि धीरे धीरे आने वाले वक्त में इस एकेडमिक कोटा का और विस्तार किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इसके तहत एडमिशन हो और तमाम वो बच्चे जो किसी दुर्घटना में या किसी हादसे की वजह से अपने माता पिता को खो चुके हैं, उनके सिर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का छाया जरूर हो। तो इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।